जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे जो यूनिट 2 चल रही थी उसका ये वाला टॉपिक चल रहा था। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे ये एमसीक्यू वाले ना होकर के थोड़े टॉपिक वाइज दे रखे कि टॉपिक दे दिया, इससे रिलेटेड फिर डिटेल क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आपने देखा ही इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको बाद में कराऊंगा। तो ये 100 क्वेश्चन थे हमारे। तो मैंने देखा ये हमारे लगभग 125 पेज के आसपास बचे हुए हैं। इन 125 पेज में ऐसे ही क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आगे भी। बीच में कुछ हैं 150-200 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं, और बाकी लगभग 300 क्वेश्चन ऐसे ही हैं ये टॉपिक वाइज वाले। तो टोटल हमारा यही बचा हुआ है, इसके बाद में ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये देखो, कहाँ से शुरू करा था हमने। तो हमने यहाँ से शुरू करा है, इंटीग्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट विद ग्रिड इंक्लूडिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट इसे हम अगर यूनिट में देखें, जो मतलब अपना सिलेबस दे रखा है उसमें, तो इसमें देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट विद ग्रिड इंक्लूडिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक ये वाला तो टॉपिक था। इसके बाद में अपने पावर इंक्लूडिंग पावर सिस्टम, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइक्रो ग्रिड कनेक्टिविटी। तो कुल मिला के हमारा यूनिट 2 का यहाँ तक का सिलेबस हो चुका है। ये आखिरी वाला चैप्टर जो है यू बचा है बस। ठीक है, ये लास्ट पार्ट, एक बार मतलब ये लास्ट पार्ट बचा है। तो मैं सोच रहा था कि यूनिट 3 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आज से। और इसके साथ साथ यूनिट 2 के जो ये क्वेश्चन आंसर हैं, मैं इसका कंटेंट, इसके जो आंसर होंगे मतलब सॉल्यूशन या आंसर, इसके क्वेश्चनों के साथ अटैच कर दूंगा। इसके साथ साथ यूनिट 3 पढ़ाता रहूँगा, और इसका ये जो कंटेंट है ये भी मैं तैयार करता रहूँगा। जैसे ये तैयार हो जाएगा तो यूनिट 3 ख़त्म होते ही ये वाला पार्ट मैं आपको पढ़ा दूँगा आपका। ये यूनिट 3 जो है ये लगभग 500-550 पेज के आसपास की है। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 3 से 4 दिन में यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगी। तो यूनिट 3 के बाद में फिर यूनिट 2 का बचा हुआ पार्ट करवा के तो अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। देखो, उसके बाद में यूनिट 2 हो जाएगी अपनी। यूनिट 2 ऑलमोस्ट हो गई है, आखिरी वाला पार्ट बचा है। यूनिट 1 मैं आपको करवा चुका हूँ ये वाली, ठीक है, और यूनिट 2 हो चुकी है। आज हम यूनिट 3, ये वाली यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस यूनिट 3 के बाद में आप एक चीज़ देखेंगे, ये इन 3 यूनिट ऑल जो लिखा हुआ है ना, ये यूनिट ऑल, तो हमने क्या करा है कि तीनों यूनिट का एक कंबाइन से एक शॉर्ट नोट्स टाइप के भी बनाए हैं। ये है पूरा आपका यूनिट 3, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 1, ऐसा करके। तो ये टोटल कितने पेजों के हैं, ये लगभग 85 पेज का ये आपका कंटेंट है। ठीक है, 85 पेज का। तो जब ये तीसरी यूनिट भी हो जाएगी उसके बाद में ये 85 पेज और करवाने रह जाएंगे, फिर अपना पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि लगभग 3 से 4 मई के आसपास तक पूरा सिलेबस यूँ निपट जाए। तो इसको मतलब पूरा सिलेबस निपटने के बाद में अपन रिवीजन का कुछ 5-6 दिन बच जाएंगे, तो आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, यूनिट 3 शुरू करते हैं। तो ये यूनिट 3 का चैप्टर जो है पार्ट 1 है। यूनिट 3 पार्ट 1 NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यूनिट 3 का ये पार्ट 1 है। इससे पहले अच्छा सिलेबस नहीं अटैच कर रखा, कोई बात नहीं, मैं इसमें सिलेबस अटैच कर देता हूँ। या सिलेबस अटैच क्या करना, आपने देखा तो है अभी यूनिट 2 के साथ में यूनिट 3। तो उसमें पहला जो टॉपिक है ही है, सोलर थर्मल कंसेप्ट ऑफ हीट। तो जो हीट होती है उसके क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसमें सिलेबस अटैच ही कर दिया है। ठीक है, तो हमारी यूनिट 1 है जो कि पूरी हो चुकी है, यूनिट 1। ठीक है, ये वाली हमारी यूनिट 2 है, इसके अंदर हमारा ये वाला चैप्टर बचा हुआ है अभी। तो ये आखिरी वाला चैप्टर है जो बचा रहा। इसके अलावा हमारी यूनिट 3 है, ठीक है, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये यूनिट 3 का पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर थर्मल, थर्मल का मतलब ही हीट से होता है। तो कंसेप्ट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ हीट, ये रहा सोलर थर्मल कंसेप्ट ऑफ हीट। ठीक है,
तो सोलर थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी हीट. Unlike photovoltaic system that moves electrons, solar thermal system move energy by increasing the internal kinetic energy of the medium. ठीक है, तो सोलर थर्मल से मतलब हीट एनर्जी से है. उसमें क्या था कि फोटोवोल्टेक सिस्टम में उसमें फोटॉन्स गिर रहे थे और उसकी वजह से क्या था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे. सोलर थर्मल सिस्टम जो है उसमें एनर्जी मूव करती है. ये क्या करेगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को जो है बढ़ा देगा मीडियम की, तो उससे जो कण हैं वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करने लगेंगे. द फिजिक्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो हीट है, हीट ट्रांसफ़र की क्या फिजिक्स होती है भाई. हीट जो माध्यम में ट्रांसफ़र करना होता है वो 3 तरीक़ों से होता है. हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छठी सातवीं क्लास में भी जो है साइंस में पढ़ा है कि भाई संवहन, चालन और जो है विकिरण द्वारा. तो रेडिएशन द्वारा एक तो हीट ट्रांसफ़र होता है, एक कंडक्शन द्वारा होता है, एक कन्वेक्शन द्वारा होता है. ठीक है, तो रेडिएशन क्या काम करेगा भाई. द सन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. सोलर कलेक्टर्स आर डिजाइंड टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा, the ability to soak up these waves and minimize emissivity epsilon, the tendency to radiate heat back out as infrared energy. मतलब क्या कह रहा है ये, जो सूरज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एमिट करेगा. तो सूरज ने यहाँ से भेजी, हमने नीचे सोलर कलेक्टर लगा लिए. सोलर कलेक्टर हमने ऐसे डिज़ाइन करे कि उसके वो उन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेवे. ठीक है, और सोक अप दिस वेव्स एंड जो एमिशन है मतलब एब्जॉर्ब ही करे, बाहर को एमिट ना करे, उसे मिनिमम कर देवे. तो द टेंडेंसी टू रेडिएट दैट हीट बैक आउट एज अ इंफ्रारेड एनर्जी. फिर इस ये जो एनर्जी इनने ली है इसे रेडिएट करेगा इंफ्रारेड एनर्जी के रूप में, वही रेडिएशन है. कंडक्शन की बात करेंगे. वंस द एब्जॉर्बर प्लेट यूजुअली मेटल, जो एब्जॉर्बर प्लेट है वो यूजुअली मेटल की ही होएगी, वो गर्म हो गई, इज हॉट, हीट ट्रेवल्स थ्रू द मटेरियल टू द पीस. Heat travels through the material to the pipes containing the work fluid. High thermal conductivity like copper और aluminium is essential here. इसमें क्या कंडक्शन में भैया देखो, इसने क्या कहा कि जो एब्जॉर्बर प्लेट है यहाँ मेटल की, उसने जो है गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया. जब वो हॉट हो गई, जब वो गर्म हो गई, तो उस गर्म प्लेट में से जो हीट है वो ट्रैवल कर जाएगी थ्रू द मटेरियल टू द पाइप कंटेनिंग द वाटर. अब इसमें से जो हीट है वो एक पाइप में ये जो पाइप है इसके मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इस पाइप के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड जिसको हमें गर्म करना है. ठीक है, तो वो भी गर्म हो जाएगा. फिर अभी जो है मटेरियल यूज करे जाते हैं वो हाईली थर्मल कंडक्टिविटी वाले, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो इस तरह के इस्तेमाल करे जाते हैं. कन्वेक्शन क्या होता है अभी चालू. द वर्किंग फ्लूइड वाटर या ग्लाइकॉल या एयर फ्लोज थ्रू द पाइप्स carrying the heat away. This can be natural or forced, thermosiphon या using pump. ठीक है, तो कन्वेक्शन जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है और फोर्स्ड भी हो सकता है. ठीक है, यूजिंग पंप के माध्यम से. आगे देखो कि थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट. सेलेक्टिव सरफेस की बात करेंगे तो एक ब्लैक बॉडी होती है. इफेक्टिव सोलर थर्मल डिजाइन रिलाइज ऑन मैनेजिंग द थर्मल बैलेंस. तो सेलेक्टिव सरफेस के बाद ब्लैक बॉडी क्या करती है, इसका जो काला रंग होता है वो सारा का सारा रंग जो इसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेकर है, तो इसी वजह से हमें कुछ दिखता नहीं है. ये जो परफेक्ट एब्जॉर्बर, जो काला रंग होता है, ब्लैक बॉडी होती है, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, बट ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर भी है. अच्छा, टू प्रिवेंट हीट लॉस collectors use selective surfaces. These material are dark to short wave solar radiation, high alpha, but shiny to long wave thermal radiation, trapping heat effectively. मतलब क्या कह रहा है, हम क्या काम करेंगे, ब्लैक बॉडी का इस्तेमाल करेंगे. अब वो क्या होता है, ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो एक अच्छी रेडिएटर भी है. तो इस रेडिएशन वाले लॉस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं,
जो कलेक्टर यूज हो रहे हैं वो सेलेक्टिव सरफेस वाले यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो डार्क होता है, शॉर्ट वेव वालों किरण के लिए डार्क हो जाएगा तो वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो लाइट वेव वाली किरण है उनके लिए लाइट हो जाएगा, शॉर्ट मतलब लॉन्ग वेव वाली जो थर्मल रेडिएशन है उनके लिए लाइट हो जाएगा। तो क्या है, ट्रैपिंग हीट इफेक्टिवली, ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा। ये रहा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यही तो होता है। ग्लेजिंग, ग्लास और प्लास्टिक कवर्स इज यूज टू क्रिएट अ हीट ट्रैप। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग solar radiation but opaque to the long wave infrared radiation emitted by the hot absorber plate। क्या कह रही है ये, ग्लास और प्लास्टिक का कवर होगा, ठीक है, उसे लगा देंगे, उसे उसका इस्तेमाल करेंगे हीट को ट्रैप करने के लिए। ध्यान रखना, ये हीट को ट्रैप कर रहा है, ना कि जो है किरणें आ रही हैं सनरेज उनको ट्रैप कर रहा है। ठीक, इसमें क्या होगा, जब इसमें सूरज की किरण पड़ेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब गिलास या प्लास्टिक का कवर, तो इसमें सूरज की किरण पड़ेगी तो क्या होगा, ग्लास जो होगा ये इनकमिंग शॉर्ट वेव्स जो आती हैं उनके लिए तो जो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो इससे आउट गोइंग बाहर जाने वाली जो लॉन्ग वेव होंगी थर्मल हीट वाली, उनके लिए ओपैक हो जाएगा, मतलब ये जाने ही नहीं देगा उन्हें, तो इसके अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन emitted by the hot absorber plate, this prevents the heat from escaping back into the atmosphere। आगे देखो, कैटेगरीज ऑफ सोलर थर्मल सिस्टम। तो सोलर थर्मल सिस्टम की कैटेगरी कौन कौन सी है भाई। द टेक्नोलॉजी इज जनरली स्प्लिट बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ग्रेड इट प्रोड्यूसेस। लो टेम्परेचर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है, तो लो टेम्परेचर क्या होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होते हैं वो लो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉमनली यूज फॉर डोमेस्टिक वाटर हीटिंग। लो टेम्परेचर है तो डोमेस्टिक वाटर हीटिंग में इसका इस्तेमाल करा जा सकता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर में। जैसे फ्लैट प्लेट ही हो गई, फ्लैट प्लेट टाइप की कोई एंगल नहीं है, सूरज सीधा सीधा आया और इसने कलेक्ट कर लिया, कुछ ऐसा टेढ़ी मेढ़ी अभी आई तो कुछ इसमें कलेक्ट हो गई, कुछ रेडिएट हो गई। ठीक है, दे कंजिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड बॉक्स विद अ ग्लास कवर एंड अ डार्क एब्जॉर्बर प्लेट। इनका वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखना, फ्लैट प्लेट कलेक्टर का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 30 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक हुआ है। ठीक है, मीडियम टेम्परेचर की बात करेंगे, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर था वो था शॉर्ट टेम्परेचर, मीडियम के लिए इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। दीज यूज अ वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास लेयर्स टू वर्चुअली एलिमिनेट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉसेस। वर्किंग टेम्परेचर इनका क्या होता है, 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक इनका वर्किंग टेम्परेचर होता है। ETC कलेक्टर इनको बोलते हैं, मीडियम टेम्परेचर के लिए होते हैं। आपके सिलेबस में ETC ही नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ETC मतलब इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर होते हैं, मीडियम टेम्परेचर के लिए होता है। इनका जो तापमान है 60 से 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या होता है, वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास लेयर्स टू वर्चुअलाइज एलिमिनेट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन लॉस। हाई टेम्परेचर वाले आ जाओ जी, हाई टेम्परेचर वाले होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर CSP। तो दीज यूज मिरर या लेंसेज टू फोकस सनलाइट ऑन टू अ स्मॉल एरिया द रिसीवर। मतलब कि ये या तो लेंस का इस्तेमाल करेंगे या मिरर का, और ये क्या करेंगे, जो सूर्य की किरणें आई हैं उनको इनके इस्तेमाल से एक ही स्मॉल एरिया में जो है फोकस करेंगे, रीचिंग एक्सट्रीमली हाई एनर्जी डेंसिटी। बहुत हाई टेम्परेचर भी हो जाता है इसका वर्किंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका। ठीक है, सोलर पावर टावर की बात करें तो अ फील्ड ऑफ मिरर हेलियोस्टेट फोकसेस लाइट ऑन टू अ सिंगल पॉइंट टॉप टावर। पैराबोलिक ट्रफ की बात करेंगे, ये टाइप हैं इसके कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल के टाइप हैं। पैराबोलिक ट्रफ, इसमें क्या है, पैराबोलिक एक छतरी टाइप की हुआ है, जैसे आपने देखा हो डिश एंटीना वाली जो है, इसमें बीच में जो वो है मटीरियल बीच में एक लगा दिया सोलर एनर्जी जिस पे हमें फोकस करवानी है, तो यहाँ पर यहाँ टकराएगी वो इस पे आ जाएगी, यहाँ टकराएगी वो इस पे आ जाएगी, ऐसे टकराते रहेंगे। यू पैराबोलिक ट्रफ पैराबोलिक शेप होती है इसकी, और जैसे इस पर कोई रेडिएशन टकराएगा सीधा इस बीच वाले पॉइंट पे उसको फोकस कर देगा। ठीक है, यूज यू शेप मिरर टू फोकस लाइट ऑन अ ट्यूब। पैराबोलिक में जो है यू शेप का मिरर इस्तेमाल करा जाता है ना। सोलर पावर टावर में क्या होता है, इसमें भी सोलर पावर टावर में एक पॉइंट के ऊपर सारे के सारे रेडिएशन को या एनर्जी को जो है वो फोकस करते हैं मिरर या हेलियोस्टेट की मदद से।
ठीक। वर्किंग टेम्परेचर इसका 250 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आगे आता है हीट गेन एंड एफिशिएंसी। ये क्या है भाई? द परफॉर्मेंस ऑफ अ कलेक्टर इज डिक्टेटेड बाय हॉटल विस्लर बिस इक्वेशन। तो देखो इस नाम को ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। हॉटल विस्लर बिस इक्वेशन विच कैलकुलेट्स द यूजफुल एनर्जी गेन। तो यूजफुल एनर्जी गेन कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन है? हॉटल विस्लर बिस इक्वेशन। क्या क्या है वो इक्वेशन भाई? वो ये है इक्वेशन, क्यू यू इज इक्वल टू, क्यू यू ये एनर्जी गेन है, इज इक्वल टू ए सी डॉट एफ आर एस माइनस यू एल टी आई माइनस टी ए। ए सी है कलेक्टर का एरिया, सी से कलेक्टर, ए से एरिया, एफ आर है हीट रिमूवल फैक्टर, और एस है एब्जॉर्ब्ड सोलर रेडिएशन, यू एल है ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट, और टी आई माइनस टी ए है ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड इनलेट एंड द एम्बिएंट एयर। तो ये तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये हो गया ओवरऑल हीट लॉस, और ये एस हो गया सोलर रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुआ है, और ये कलेक्टर एरिया हो गया, और ये हीट रिमूवल फैक्टर हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, जो एनर्जी गेन होगा Q, उसमें एक तो होगी कांस्टेंट वैल्यू, है ना, और एक पार्ट होगा K डैश मान लो, जिस पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। अब ये किस पर निर्भर कर, एनर्जी गेन है, तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है? तो थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर से कुछ भी हमें आउटपुट मिल रहा है टेम्परेचर से, ये टेम्परेचर आया सोलर फोटोन्स की वजह से, तो पूरा 100% तो आउटपुट ना तो हमें इस स्टेज में मिलेगा, ना ही हमें इस स्टेज में मिलेगा। तो कुछ लॉसेस भी होंगे उसमें। वो लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि डेल्टा टी की वजह से। तो लॉसेस होंगे, उन्हें डेल्टा टी लिख दो, ठीक है। किसकी वजह से? वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो मान लो कि 1 वाट या 1 कैलोरी या 1 जूल का या 1 यूनिट, चाहे वो कोई भी, 1 यूनिट का लॉस है हमें 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन पर। तो 10 यूनिट का लॉस हमें कितने पर होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस 10 यूनिट का लॉस होगा हमें, जितना लॉस है गुणा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जो हमें लॉस निकालना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ? लॉस हुआ कितना? तो उस लॉस को हमने यूएल कह दिया। यूएल ये रहा, ओवरऑल हीट लॉस हो गया। तो ओवरऑल हीट लॉस हो गया, इधर हमारा गेन चल ही रहा है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है ही। ओवरऑल हीट लॉस जो हुआ, जो गेन हुआ, ये तो हीट लॉस है, ये तो कुछ काम का है नहीं। तो हमें हमारा जो टोटल काम की चीज़ है उसमें से हमें इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से हमें इसको घटाने के लिए, ये मतलब कि ये घटेगा किसी चीज़ में, किस में से घटेगा? जो टोटल सोलर रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये हो गया टोटल रेडिएशन, तो इसने इतना एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें से इतना लॉस हो गया, ठीक है। उसके अलावा एफ आर हीट रिमूवल फैक्टर, ये दोनों कांस्टेंट ही हैं, और ये ए सी जो है, ये ए सी मतलब कि ये हीट रिमूवल फैक्टर है, और ए सी है ये कलेक्टर का एरिया है। अब देखो ये कोई कलेक्टर है, इस पर सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है। तो कलेक्टर कितना पड़ेगा वो कलेक्टर के एरिया पर निर्भर करेगा, और उस रेडिएशन के बाद में जो जो इसमें हीट आई, उसमें से हीट रिमूवल फैक्टर जो है एफ एल। अब टोटल सोलर एब्जॉर्ब कितना हुआ, इसने जैसे जितना भी पड़ा उसमें से हीट एब्जॉर्ब होने के बाद, हीट रिमूव होने के बाद में कितना उसमें टोटल एब्जॉर्ब हुआ एस, उसमें से जो टोटल लॉस हुए यू एल डॉट डेल टी वो घटा दो। ये हो गया हमारा गेन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत डिटेल में ना जाकर इस फॉर्मूले के आधार पर यदि हम समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा गेन होगा वो टोटल एरिया हो जाएगा, एरिया गुना फैक्टर हो जाएगा, और इसमें से टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर उसमें से हीट लॉस जो हुए डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा टी क्या होगा? टी आई माइनस टी ए। आई इनलेट टेम्परेचर है, और ये ए जो है ये आउटसाइड टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। आगे देखो भाई, एज फ्लूइड टेम्परेचर टी आई इंक्रीज रिलेटिव टू द आउटसाइड टेम्परेचर, जैसे जैसे टी आई बढ़ेगा टी ए के मुकाबले, द हीट लॉस यू एल इंक्रीजेस। क्यों भाई यू एल इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि भाई टोटल हीट लॉस जो है
वो हमने डेल्टा टी से ही तो निकाला। अब अगर टी आई बढ़ेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज विच इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। जो यूएल इंक्रीज होगा विच इज़ वेरी हाई टेम्परेचर सिस्टम रिक्वायर वैक्यूम इंसुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन टू रिमेन एफिशिएंट। आगे देखो भाई, थर्मल एनर्जी स्टोरेज। थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या है जी? सेंसिबल हीट स्टोरेज, लेटेंट हीट स्टोरेज और थर्मोकेमिकल स्टोरेज, ये 3 तरह के स्टोरेज आते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज में। तो सेंसिबल हीट स्टोरेज क्या है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, जैसे वाटर टैंक, मोल्टन साल्ट या रॉक बैंड। मोल्टन साल्ट क्या का कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? जो हमारे सोलर पॉन्ड होते हैं ना, इसमें सोलर पॉन्ड के अंदर मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल करा जाता है हीट को स्टोर करने में, ठीक है। लेटेंट हीट स्टोरेज क्या होता है? लेटेंट क्या होता है? गुप्त। लेटेंट मतलब गुप्त। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है, फेस चेंजिंग मटेरियल जो होते हैं जैसे कि पैराफिन, वैक्स, दीज स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज दे मेल्ट एंड रिलीज इट एज दे सॉलिडिफाई। मतलब कि जो ये पैराफिन है, पैराफिन ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाएंगे तो इनमें लेटेंट कुछ हीट जो है, गुप्त ऊष्मा स्टोर होती है। तो जब ये एज दे मेल्ट, जब ये सॉलिड है, सॉलिड से मेल्ट मतलब लिक्विड में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड मेल्ट हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे एनर्जी को, हीट को। और जब ये सॉलिडिफाई वापस से ऐसे जाएंगे तो ये एट अ कॉन्स्टेंट, अरे नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो स्टोर करेंगे, और जब ये लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो रिलीज करेंगे, ठीक है। आगे देखो, थर्मोकेमिकल स्टोरेज, स्टोरिंग एनर्जी 1000 रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, स्टोरिंग एनर्जी थ्रू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। दिस has the highest energy density and can store heat indefinitely without loss। मतलब क्या कह रहा है? थर्मोकेमिकल में जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें उसके द्वारा, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के द्वारा हीट को स्टोर करना है, और इनके पास जीरो विदाउट लॉस जो है ये मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी होती है, और इनडेफिनिट टाइम तक ये जो है विदाउट लॉसेस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? सेंसिबल हीट स्टोरेज क्या होता है? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दैट इज़ जो सॉलिड या लिक्विड होंगे उनका टेम्परेचर को बढ़ा देना, ठीक है। जैसे वाटर टैंक हो गया, मोल्टन साल्ट हो गया या रॉक बेड हो गया। लेटेंट वाला हो गया जो PSA, PCM, फेज चेंज मटेरियल होते हैं, उसमें जैसे पैराफिन वैक्स होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो स्टोर कर लेगी हीट को, और लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो रिलीज कर देगी। और थर्मोकेमिकल वो इसमें विदाउट लॉसेज होते हैं, स्टोरिंग एनर्जी थ्रू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन विद ग्रिड की बात करें, इंटीग्रेशन विद ग्रिड, इन लार्ज स्केल एप्लीकेशंस सोलर थर्मल हीट इज यूज्ड टू ड्राइव अ रैंकाइन साइकिल। तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन के अंदर सोलर थर्मल हीट जो है वो रैंकाइन साइकिल को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है स्टीम टरबाइन में। बिकॉज थर्मल एनर्जी कैन स्टोर्ड मच मोर चीपली देन इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरीज, CSP concentrated solar power plant can continue generating power long after the sun has set, providing base load stability to the electrical grid, ठीक है। आगे देखो, जो रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल जो मतलब स्टीम टरबाइन के अंदर होती है, ठीक है, उसमें थर्मल हीट का इस्तेमाल करा जाता है रैंकाइन साइकिल को ड्राइव करने के लिए। और थर्मल स्टोरेज जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टोरेज से ज़्यादा ठीक पड़ता है, चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है, बैटरीज की तुलना में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आर सेलेक्टिव सरफेस यूज्ड इन सोलर थर्मल कलेक्टर? तो हाई एब्जॉर्प्शन फॉर शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लो एमिटेंस फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो क्या कह रहा है इसका सेलेक्टिव सरफेस का मतलब क्या था? सेलेक्टिव सरफेस वही था कि ट्रांसपेरेंट जो है कवर टाइप का लगा दिया, ठीक है, ग्लास का या प्लास्टिक का, उसमें सूरज की किरण आई तो वो किरण के रूप में आई तो वो अंदर तो एंटर कर गई, लेकिन जब यहाँ गर्मी उत्पन्न करके वो गर्मी बाहर जाने लगी हीट के रूप में तो उसको ब्लॉक कर लिया। तो हीट क्या हो गया? फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो हीट वाला हो गया वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो गया। अगला क्या कह रहा? इन द होटल व्हीलर ब्लिस इक्वेशन
what happens to collector efficiency as the fluid inlet temperature increases relative to the ambient temperature? तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी घट जाएगी। फॉर्मूला हमें क्या बताया था, Q इज इक्वल टू जो एक एफ सी था, एक कांस्टेंट एरिया था, एक एफ सी ये कांस्टेंट था। इसके बाद में क्या चीज़ घट रही थी बताओ, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस और Q के साथ और टोटल एब्जॉर्प्शन में से ये चीज़ घट रही थी। तो ये फार्मूला था। अब ये कह रहा है डेल्टा टी की वैल्यू जो थी वो टी आई माइनस टी ओ थी, टी ए। तो आई तो इनलेट टेम्परेचर था और ये ए एम्बिएंट टेम्परेचर था। जब ये दोनों की जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी ओवरऑल, ये पूरी वैल्यू ओवरऑल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो ज़्यादा वैल्यू एस में से घटेगी तो इसकी पूरे की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। जब ये वैल्यू घटेगी तो क्यू की वैल्यू घट जाएगी। तो ये वही कह रहा है कि द एफिशिएंसी डिक्रीज। विच मैकेनिज्म of heat transfer is virtually eliminated in an evacuated tube collector? तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये दोनों मैकेनिज्म होते हैं हीट ट्रांसफ़र के वर्चुअली जो एलिमिनेट हो जाते हैं ईटीसी के अंदर। वैक्यूम होता है उसके अंदर ईटीसी में। वैक्यूम प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग बैरियर दैट प्रिवेंट हीट फ्रॉम मूविंग थ्रू air molecules. What is the primary advantage of using molten salt as a heat transfer fluid in concentrated solar power? तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है भैया मोल्टन सॉल्ट का, ये हाई थर्मल स्टेबिलिटी देता है एंड एक्सीलेंट एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी देता है। अब तक 4 पेज हुए हैं यार, बड़ी कम स्पीड आ रही है। 100-125 पेज तो कम से कम करें, 100 तो कम से कम करने हैं। ठीक है, चलो 100 तक करने। Which dimensionless number is most relevant for characterizing the heat loss by natural convection in solar collector? तो वह Grashof नंबर ये है। Which dimensionless number, Grashof नंबर ही वो होता है dimensionless नंबर जो कि most relevant for characterizing the heat loss by natural convection in a solar collector. The Grashof number represent the ratio of buoyancy force to the viscous force which drives the natural कन्वेक्शन। अगला है थर्मल एनर्जी स्टोरिंग यूजिंग फेज चेंजिंग मटेरियल। फेज चेंजिंग मटेरियल में थर्मल एनर्जी स्टोरिंग रिलाइज ऑन विच टाइप ऑफ हीट, तो वो है लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा होती है ना, जब कोई चीज़ है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से लिक्विड में गई तो उसने क्या हुआ, स्टोर कर लिया एनर्जी को, और जब वापस गई तो उसने रिलीज कर दिया एनर्जी। तो इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, वो भाई गुप्त ऊष्मा थी, उसके अंदर गुप्त रूप से छुपी हुई ऊष्मा थी। जैसे उसकी स्टेट चेंज करी, फेज उसका चेंज करा तो वो गुप्त ऊष्मा बाहर आ गई। ठीक है, पीसीएम स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये चीज़ भी याद रखना, पीसीएम जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है रिलीज करती है और स्टोर करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड सॉलिडिफाइंग। एक सोलर पॉन्ड है यूटिलाइजेस आ सैलिनिटी ग्रेडियंट टू प्रिवेंट विच प्रोसेस। तो सोलर पॉन्ड है जो नेचुरल कन्वेक्शन करंट को जो यूटिलाइज करता है। सोलर पॉन्ड यूटिलाइजेस सैलिनिटी ग्रेडियंट टू प्रिवेंट विच प्रोसेस, तो कौन से प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए, नेचुरल कन्वेक्शन करंट को जो है प्रिवेंट करने के लिए। द डेंस सॉल्ट, इसके अंदर देखो मैंने अभी बताया था ऊपर, इसके अंदर सॉल्ट वाला जो है एक तरह से पानी कह लो इस्तेमाल करा था, उसमें कुछ मिला के जिससे हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, हीट को स्टोर करने के लिए। द डेंस सॉल्ट लेयर एट द बॉटम स्टेज हैवी इवन व्हेन हॉट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम राइजिंग एंड लॉसिंग हीट टू द सरफेस। What is the function of glazing in a flat plate collector? तो ग्लेजिंग क्या फंक्शन होता है, टू रिड्यूस द कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव हीट लॉस टू द एटमॉस्फेयर। मतलब कि हीट लॉस को रिड्यूस करना है। ग्लेजिंग का काम क्या है, हीट लॉस को रिड्यूस करना है एटमॉस्फेयर में, कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव हीट लॉस। द ग्लास क्रिएट्स अ स्टैगनेंट एयर लेयर एंड ट्रैप्स लॉन्ग वेव रेडिएशन ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कि ये ग्लेजिंग जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देता है। ठीक है, इन आ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अपर्चर एरिया टू द रिसीव एरिया। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो क्या होता है, अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया। इट मेजर्स हाउ मच द सोलर रेडिएशन इन इज squeezed onto a small target to increase the
टेम्परेचर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ सोलर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, SDH, सोलर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग विद सीजनल स्टोरेज। तो है द एबिलिटी टू यूज समर सोलर गेन्स फॉर विंटर हीटिंग डिमांड्स। समर सोलर से गेन्स को विंटर हीटिंग डिमांड्स में यूज करना। एक सेलेक्टिव सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टू मिनिमाइज द हीट लॉस। तो सेलेक्टिव सरफेस क्या काम करती है भाई, हाई एब्जॉर्प्शन करती है सोलर रेडिएशन का, लो एमिटेंस करती है थर्मल रेडिएशन का। ठीक है, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बना दिया इसने। सेलेक्टिव सरफेस आर डिजाइन टू कैप्चर द शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी वाइल प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द लॉन्ग वेव इंफ्रारेड एनर्जी एज हीट। Which dimensionless number is used to represent the ratio of buoyancy force to viscous force in a natural convection within a solar collector? तो है Grashof number. Grashof number is primarily indicator for natural convection determining the flow regime based on the density gradients. अगला है in the hotel Wheeler Bliss equation for useful heat gain QU. तो द ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट व्हाट यूएल रिप्रेजेंट, यूएल क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ओवरऑल हीट लॉस का कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे द टर्म अकाउंट फॉर द टोटल थर्मल एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन किसी भी रूप में। वाई इज अ वैक्यूम मेंटेन्ड इन अ एन्युलर स्पेस ऑफ अ इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर में वैक्यूम क्यों मेंटेन रखते हैं, टू एलिमिनेट हीट लॉस ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। भाई कंडक्शन एंड कन्वेक्शन क्या होता है कि संवहन चालन, जब पार्टिकल जो हैं ये हीट ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ये पार्टिकल है ये गर्म है, इसने अपनी हीट इसको दे दी, इसने आगे वाले को दे दी, इसने आगे वाले को दे दी, लेकिन यदि वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया तो मतलब अंदर कोई पार्टिकल तो है ही नहीं, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एलिमिनेट हीट लॉस ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। Thermal energy storage using phase change material is characterized as which type of storage? तो thermal energy storage latent heat storage है PCM, phase changing material store and release energy during the transition between solid and liquid phases at a constant temperature. In a concentrated solar panel solar power, the concentration ratio is defined as the ratio of the collector aperture area to the receiver area। जो collector के अपर्चर एरिया होता है टू द रिसीवर एरिया होता है। दिस जियोमेट्रिक रेशियो डिटरमाइंस द एनर्जी डेंसिटी एंड दस द टेम्परेचर रीचेबल बाय द सिस्टम। ये अभी देखो अभी पढ़े थे ऊपर यही क्वेश्चन, ये वापस से वही रिपीट हो गए। हमारा यही पैटर्न चल रहा है जिससे जो क्वेश्चन आंसर है मतलब आगे वाले जो क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है करने में, दूसरा हमारा रिवीजन भी साथ के साथ होता रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जब तीनों यूनिट हो जाएंगी बाद में जो रिवीजन करेंगे उसमें बहुत आसानी होगी क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ सैलिनिटी ग्रेडियंट इन नॉन कन्वेक्टिंग सोलर पॉन्ड। तो प्राइमरी रोल क्या है सैलिनिटी ग्रेडियंट का, टू प्रिवेंट द हॉट वाटर एट द बॉटम फ्रॉम राइसिंग टू द सरफेस। टू क्या है सैलिनिटी ग्रेडियंट का, टू प्रिवेंट द हॉट वाटर एट द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, फ्रॉम राइसिंग टू द सरफेस। जो नीचे का गर्म पानी है वो ऊपर जाता ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिला देते हैं जिससे कि ये भारी हो जाता है। ठीक है, हाई सैलिनिटी एट द बॉटम मेक्स द हॉट वाटर डेंसर, देखा भारी हो जाता मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जावे, देन द कूलर वाटर अबव सप्रेसिंग कन्वेक्शन एंड ट्रैपिंग हीट। Which fluid is commonly used as both a heat transfer fluid and storage medium in high temperature solar power tower? तो वो है molten salt। molten salt इस्तेमाल करा जाता है दोनों की तरह, हीट ट्रांसफर फ्लूइड एज अ स्टोरेज मीडियम और हाई टेम्परेचर सोलर पावर टावर में। molten salt like sodium and potassium nitrate have high thermal stability and excellent heat capacity for high temperature operation. The greenhouse effect in a flat plate collector is achieved because glass is, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है फ्लैट प्लेट कलेक्टर में वो अचीव करी जाती है क्योंकि गिलास जो है वो ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड ओपैक टू लॉन्ग वेव थर्मल रेडिएशन। ठीक है, आगे देखो मतलब जो सोलर रेडिएशन आ रही है ना उसको तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अब उसको तो बोल देगा आ जाओ भैया, आ जाओ अंदर आ जाओ, आपका बहुत स्वागत होगा। आज जैसे ही वो अंदर आ जाएंगे वो कहेंगे अरे बहनचोद भागो यहाँ से, यहाँ तो आफत है, तो बाहर जाने लगेंगे जब वो हीट के रूप में, तो कह देगा बेटा कहाँ को जा रहे हो, थम जाओ, तो उनको जाने ना देने का है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आगे देखो व्हाट अकर्स व्हेन द स्टैग्नेशन टेम्परेचर इज रीच्ड इन आ सोलर कलेक्टर, तो द हीट लॉसेस टू द एनवायरनमेंट एग्जैक्टली इक्वल द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है,
आगे देखो भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन आंसर ही है, लेकिन ये टेबल की फॉर्म में मैंने लिए हैं कि ये क्वेश्चन है और ये उसका सीधा सीधा टू द पॉइंट आंसर दे दिया, ऑप्शन ना दिया। विच प्रॉपर्टी, एक तरह से रैपिड फायर टाइप की, विच प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव सरफेस इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर अ सोलर कलेक्टर। देखो सेलेक्टिव सरफेस की बात कर रही है तो हाई एब्जॉर्बेंस होना चाहिए शॉर्ट वेव का और लो एमिटेंस होना चाहिए लॉन्ग वेव का, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ सोलर कलेक्टर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपेरेंट glazing which mode of heat transfer is eliminated by the vacuum in EVM। तो एलिमेंट वैक्यूम की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन वाला मोड एलिमिनेट हो जाता है। द होटल विलर बिलिस इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द यूजफुल हीट गेन ऑफ द कलेक्टर। द रेशियो ऑफ द अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया, ये क्या होता है, देखो तीसरी बार आया है ये। तो अब आप अच्छे से, मतलब एक जैसे आपने क्वेश्चन सुना तो ये होता है ना कि यार अच्छा ये तो पढ़ रखा है, तो भले ही आपको एग्जैक्ट याद ना है कि इसको कॉन्सेंट्रेशन रेशो बोलेंगे, लेकिन यदि 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ एग्जाम में मल्टीपल, तो आप तुरंत लगा देंगे कि अच्छा हाँ ये तो वो था। ठीक है, विच डायमेंशन लेस नंबर कैरेक्टराइज नेचुरल कन्वेक्शन इन द एयर गैप ऑफ अ कलेक्टर, तो वह ग्रास ऑफ नंबर। सोलर पॉन्ड्स यूज salinity gradient primarily to suppress the convection current, which material is commonly used as phase change material PCM for latent heat transfer, तो पैराफिन वैक्स है। ठीक है, इन अ लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात कर रहा है, द हीट रिमूवल फैक्टर FR इंक्रीजेज व्हेन द फ्लूइड फ्लो रेट इंक्रीजेज। जैसे ही फ्लूइड फ्लो रेट जो है, जिस जिस रेट से वो फ्लो कर रहा है वो बढ़ा देंगे, तेज़ी से फ्लो कराएंगे, तो वैसे ही जो है वो हीट रिमूवल फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस DNI स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम एंड विच साइकिल इज टिपिकली यूज फॉर पावर जनरेशन इन सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो रैंकाइन साइकिल है जो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है सोलर थर्मल पावर प्लांट में। आगे देखो, द एंगल बिटवीन द सन की किरण एंड द नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सन रेज एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये वाला जो एंगल होगा ये तो जीनेथ एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। द हेलियोस्टेट इज अ डिवाइस दैट, जो हेलियोस्टेट है वो डिवाइस है, ट्रैक कर देगी, शीशे टाइप के लगा दें ना, ये लगा दिए, ये तो इस पर जो है सूरज की किरणें पड़ी और उसने जो है बीच में भेज दिया, ट्रैक करे, ट्रैक द सन इन टू एक्सेस टू रिफ्लेक्ट लाइट टू अ फिक्स पॉइंट। एट स्टैग्नेशन टेम्परेचर द इफिशियंसी ऑफ सोलर कलेक्टर इज 0। स्टैग्नेशन टेम्परेचर पर सोलर कलेक्टर की एफिशिएंसी 0 होती है। विच फ्लूइड इज प्रीफर्ड फॉर हाई टेम्परेचर स्टोरेज अबव 500 डिग्री सेल्सियस इन सोलर टावर, तो वो मोल्टन साल्ट है। द रेशियो ऑफ द मोमेंटम diffusivity of thermal diffusivity by is given by ratio of momentum diffusivity to the thermal diffusivity। इसे प्रांडटल नंबर क्या बोलते हैं, प्रांड नंबर, थर्मल डिफ्यूसिविटी टू द मोमेंटम डिफ्यूसिविटी टू थर्मल डिफ्यूसिविटी, इसे प्लांट डटल नंबर बोलते हैं। देख लो यार इसको क्या बोलेंगे, ये जो शब्द है अंग्रेजी में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, प्रोनाउंस क्या करेंगे वो आप खुद देख लो। विच टाइप ऑफ कलेक्टर हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो किसके द्वारा होगा, कोई पैराबोलिक डिश के पास होता है। ठीक है, द ऑप्टिकल एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर इज प्राइमरली प्रोडक्ट ऑफ, जो ऑप्टिकल एफिशिएंसी है कलेक्टर की वो प्राइमरली प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बटेंस अल्फा। ट्रांसमिटेंस मतलब टाउ और एब्जॉर्बटेंस मतलब अल्फा। ठीक है, ये ऑप्टिकल एफिशिएंसी है कलेक्टर की। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड्स ऑन विच मटेरियल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो सेंसिबल हीट स्टोरेज है वो कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। इन अ सोलर एयर हीटर फिन्स आर ऑफन प्रोवाइडेड ऑन अ एब्जॉर्बर प्लेट टू। तो सोलर एयर हीटर की बात करेंगे, फिन्स आर ऑफन प्रोवाइडेड ऑन एब्जॉर्बर टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया। विच ट्रैकिंग सिस्टम इज टिपिकली यूज इन पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। तो पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के अंदर सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करा जाता है। थर्मल इंसुलेशन इन अ कलेक्टर बॉक्स रिड्यूसेस हीट लॉस थ्रू। जो थर्मल इंसुलेशन है कलेक्टर बॉक्स के अंदर वो हीट लॉस को कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के द्वारा जो है कम कर देता है। आगे देखते हैं, द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अ सोलर रेडिएशन इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर। स्पेक्ट्रल रेंज की बात कर रहे हैं सोलर रेडिएशन की, 0.3 से 3 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बॉटम लॉस कोफिशिएंट, बॉटम लॉस मतलब नीचे वाला। ठीक है, टू अकाउंट फॉर हीट एस्केपिंग थ्रू द बैक इंसुलेशन।
तो हीट एस्केपिंग थ्रू, अब ये नीचे वाला है तो इसके पीछे जो इंसुलेशन है इससे भी तो हीट बाहर को निकल सके, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, और पर्पस ऑफ द बॉटम लॉस कोफिशिएंट का मतलब है टू अकाउंट फॉर हीट एस्केपिंग, जो हीट पीछे से एस्केप मतलब भाग जाना थ्रू द बैक इंसुलेशन। इन आ सोलर पॉन्ड द लेयर विद द हाइएस्ट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज द लोअर कन्वेक्टिव जोन which law states that a body in thermal equilibrium emissivity equal absorptivity। किरचॉफ लॉ कहता है कि बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एमिसिविटी इक्वल्स, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जितना वो एमिशन एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एमिस कर देगी, ठीक है, जितना रेडिएशन। सोलर स्टील की बात करें, इस प्राइमरली यूज टू डिस्टिलेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा वेरीज थ्रू आउट द ईयर बिटवीन द -23 से +23 डिग्री डिक्लाइनेशन एंगल। विच स्टोरेज मेथड ऑफर्स द हाइएस्ट एनर्जी डेंसिटी, थर्मोकेमिकल स्टोरेज। आगे देखते हैं, लो एमिसिविटी मतलब कि लो ई को देखें तो लो ई ऑन ग्लेजिंग आर डिजाइंड टू रिड्यूस रेडिएटिव हीट लॉस। अच्छा देखो, ये जो डिक्लाइनेशन एंगल है ना, तो ये हो गया -23.5 से लेकर के +23.5 डिग्री जो होता है पृथ्वी के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था भाई जीनथ एंगल, जो हमारा वर्टिकल है और सूर्य की किरण इनके बीच का एंगल। एक हमने पढ़ा था कि सूर्य की किरण और नॉर्मल के बीच का एंगल, देखो अभी ऊपर ही क्वेश्चन गया है, कहाँ गया, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होता है, ये बताया था बेसिकली जो हमारा जीनथ एंगल होएगा ना, वो तो हो गया वर्टिकल और इसके बीच का एंगल सोलर रेडिएशन के, जीनथ एंगल। लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी जो नॉर्मल होता है उसके और सोलर की किरणों के बीच का एंगल होता है। लेकिन ये जो नॉर्मल की पोजीशन है ये बदल सकती है, जबकि ये जो वर्टिकल है इसकी पोजीशन नहीं बदल सकती। ये वर्टिकल का मतलब सीधा सीधा ये वर्टिकल ही है, लेकिन ये जो नॉर्मल है ये पृथ्वी के जो डिक्लाइनेशन होता है उस पर निर्भर करता है। ये अगर मान लो ये नॉर्मल ये हो गया, हम इसे ले लें नॉर्मल, सूर्य की किरण नहीं पड़ रही है तो इनके बीच का एंगल हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है पृथ्वी की पोजीशन पर, ठीक है, बस इतना अंतर है। The primary heat transfer fluid in a parabolic trough system is often synthetic oil। जो primary heat transfer fluid है in a parabolic trough system is often, which instrument is used to measure direct normal radiance, तो pyroheliometer होता है direct normal radiation, ठीक। तो चलिए 10 पेज हो गए हैं, इससे आगे अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।